अब हम लोग थ्योरी हम देख चुके हैं, फॉर्मूला हम देख चुके हैं, आप लोगों ने देख लिए होंगे, एक बार आपने खुद से चेक कर लिए होंगे। अब हम सीधे बढ़ते हैं सवालों की तरफ। पहला सवाल ये रहा। राधे 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 राधे। आइए शुरू करते हैं। गुणोत्तर श्रेणी के सभी पद धनात्मक है, प्रत्येक पद अगले दो पदों के योग के बराबर है, तो इस श्रेणी का सार अनुपात कितना होगा? इन ए जीपी कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, each terms equals to the sum of the next two terms, then the common ratio of the progression equals r का मान कितना है? r का मान कितना है? r का मान कितना होगा? कितना होगा? देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है कि गुणोत्तर श्रेणी के सभी पद धनात्मक है, ठीक है, जितने भी पद है सब प्लस के, प्रत्येक पद, कोई भी पद लोगे अगले दो पदों के योग के बराबर है। कोई भी पद अगर लेते हो, तो अगर आप जीपी मानते हो, अगर आप जीपी मानते हो तो ए, पहला पद ए, दूसरा पद ए आर, तीसरा पद ए आर स्क्वायर, यही होती है जीपी। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या है कि कोई भी पद लोगे, कोई भी पद अगले दो पदों के जोड़ के बराबर है। कोई भी पद, कोई भी पद अगले दो पदों के जोड़ के बराबर है, यानी ए बराबर है ए आर प्लस ए आर स्क्वायर। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोई भी पद, अब इसने ये थोड़ी कहा कि ये वाला लो वो वाला, प्रत्येक पद, हर पद के साथ बात सच है, हर पद के साथ ये बात सच है। कोई भी पद ले लो, कोई भी पद ले लो, वो अगले दो पदों के योग के बराबर है। तो पहला पद बराबर होगा दूसरा प्लस तीसरा, या दूसरा ले रहे हो तो तीसरा प्लस चौथा, तीसरा ले रहे हो तो चौथा प्लस पांचवा, पांचवा ले रहे हो तो छठा प्लस सातवां। कोई भी पद ले लो, अगले दो पद ले लो, हर पद अगले दो पदों के जोड़ के बराबर है। अब यहां पे ए आप कट कर दो, ए का भाग देने पर पदों को एक तरफ कर लो, ये बन गया। आर का मान लगाने के लिए श्रीधराचार्य लगा दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 गुणा 1, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, तो ये हमारा आंसर आ गया। √5 माइनस 1 बटा 2, √5 माइनस 1 बटा 2, सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी गुणोत्तर श्रेणी के पहले तीन पदों का जोड़ 21/4 है, उनका गुणनफल 27/8 है, तो बताओ गुणोत्तर श्रेणी का सार अनुपात आर का मान कितना होगा? देखो जीपी लेने हैं, जीपी के तीन पद लेने, तो तीन पद लेने हैं तो या तो वही मान लो, सिंपल ए आर ए स्क्वायर मान लो, या फिर ए बटा आर ए वो वाले मान लो, तो जो तुम्हें ठीक लगे वो मान लो। हम ये वाले माने, पहला पद ए, दूसरा पद ए आर स्क्वायर, ये तीन पद हो गए। अब इन तीन पदों का योग बता रखा है 21/4, तो ए प्लस ए आर स्क्वायर बराबर 21/4। फिर कह रखा है इनका गुणनफल ए इंटू ए आर स्क्वायर, इन तीनों का गुणनफल है 27/8।
जिससे ये बन गया a क्यूब r क्यूब यानी ए आर की क्यूब, और ये हो गया 3/2 की क्यूब। 3 से 3 कट कर दो, ए आर बराबर हो गया 3/2। यहां से हम a का मान निकाल लेते हैं। a बराबर हो गया 3/2r। a का मान समीकरण में रखने पर 3/2r प्लस a 3/2r इंटू r 3/2r इंटू r स्क्वायर बराबर 21/4। पूरे सवाल में 3 का भाग और 2 से गुणा करने पर या 3/2 का भाग देने पर। लघुत्तम ले लो, r आ जाएगा। पूरे सवाल को r से गुणा कर दो। पांच और 1 4 और 1 कर दो। r बराबर 1/2 और 2, 1/2 और 2, ये r का मान आ गया। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि इन सवालों में थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको देखने को मिलेगा। ये सवाल क्या होंगे, थोड़े से कैलकुलेटिव होंगे। इसका मान निकाला, उसमें रख दिया। अगर सिंपल सवाल पूछा तो बात अलग है, अदरवाइज इन सवालों में ये रहता ही है, कुछ ना कुछ देगा, थोड़ा बहुत जोड़ बाकी कराएगा। ये कैलकुलेटिव सवाल होते हैं। एपी जीपी एचपी के सवाल, थ्योरेटिकल सवाल तो ये होते नहीं है। थ्योरी इनमें कुछ होता नहीं है, होता बस मान इसमें से निकाल दो, उसमें रख दो, उसमें से निकाल दो और उसमें रख दो। ठीक है, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ये सही कहा। हाँ ठीक है, बीच में आप ऑप्शन से चेक कर सकते थे। अगर यहाँ पे आप आ गए, इतने पे आ गए तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बाय ऑप्शन चेक कर सकते हो। जब ये हमारा हो गया था तो हम यहाँ पे बाय ऑप्शन ट्राई कर सकते थे, फिर उत्तर निकालो मत निकालो, ये रहा। यहाँ पे आप बाय ऑप्शन फिर ट्राई कर सकते थे। अगर 1/b प्लस सी 1/c प्लस ए 1/a प्लस बी समांतर श्रेणी में हो तो इनमें से कौन सी बात सच है? हाँ, कैलकुलेशन वाली गलतियों की जगह रहेगी इसके अंदर, क्योंकि सवाल जब इन सवालों में क्या, एक तो छोटे सवाल होंगे नहीं, थ्योरेटिकल तो इनमें कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। हम चाहे जितने भी सवाल करें, एक भी सवाल आपको थ्योरी का नहीं मिलेगा, क्योंकि थ्योरी इसमें है ही नहीं। एपी जीपी एचपी में कोई थ्योरी नहीं है, तो थ्योरी जैसा कोई सवाल है नहीं। सबके सब सवाल है, सबके सब न्यूमेरिकल सवाल है। सॉल्व करो, जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, यही सारा विज्ञान है। कोई गलती होगी माइनस प्लस की, सवाल गलत हो जाएगा। और इनमें ये एक इस टाइप के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। ये इस टाइप के सवाल एक श्रेणी दे देता है कि ये बताओ ये एपी में है या ये एचपी में है या ये जीपी में है। इस टाइप के सवालों की प्रधानता रहती है। इस टाइप ये तो सवाल ऐसा है, अभी देखोगे आप तो इसमें तो आपको लगभग 25% सवाल ऐसे ही मिलेंगे जिसमें ये 3 पद एपी बनाते हैं तो बताओ ये क्या बनाएंगे, ये जीपी बनाते हैं तो बताओ वो क्या बनाएंगे, ये एचपी बनाते हैं तो बताओ वो क्या बनाएंगे। बस एक ये फेमस 25% सवाल इसी टाइप के होते हैं कि एक ये एपी बना रहे हैं या ये जीपी बना रहे हैं या एचपी बना रहे हैं तो बताओ ये क्या बनाएंगे। और इनका कोई तरीका भी काम नहीं करता, ये और है, इनको करना ही पड़ता है। हाँ, इनमें टाइम भी लगता है।
अब ये समांतर श्रेणी में है, तो पहले दो पदों का अंतर है ना, दिया हुआ है कि ये समांतर श्रेणी में, तो पहले दो पदों का अंतर, पहले दो पदों का अंतर फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों को घटाया, 1/c प्लस ए माइनस 1/b प्लस सी घटाया, फिर तीसरे को और दूसरे को घटाया, तीसरा है 1/a प्लस बी, उसमें से घटाया c प्लस ए, c प्लस ए और b प्लस सी लघुत्तम आ गया, c प्लस ए कट गया, b प्लस सी आ गया, b प्लस सी कट गया, c प्लस ए आ गया। a प्लस बी आ गया, c प्लस ए आ गया, a प्लस बी कट गया, c प्लस ए आ गया। c प्लस ए से c प्लस ए कट गया, यहां से c से c कट गया, b माइनस ए आ गया बटा b प्लस सी आ गया, ये a से a कट गया, c माइनस बी आ गया। वज्र गुणा करने पर ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर को इधर ले आओगे, 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर का दुगना ए स्क्वायर सी स्क्वायर के जोड़ के बराबर है, इसका मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में। हाँ, इनमें ये बस हो सकता है कि आप इन सवालों को बार बार निकालोगे तो आपको ये याद रहने लग जाएंगे कि अगर ये एपी में है तो ये फिर भी एपी में होंगे। ये एक फायदा आपको हो जाएगा प्रैक्टिस से, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये, क्योंकि जैसे अभी ये रिजल्ट है, ये आज देख लिया तो अभी आपको याद रह जाएगा कई बार निकालने पर कि अगर ये एपी में है तो फिर उत्तर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, वो भी एपी में आएगा ना। अब अगली बार टाइम नहीं लगेगा, 2-3 बार अगर कर लोगे ना, 2-3 बार करने के बाद में ये जो पिक्चर है ना, ये दिमाग में छप जाएगी कि ये एपी में आते हैं, फिर हम इनको घटाते हैं, घटा के ये कट जाते हैं, ये वज्र गुणा होते हैं, ये ऐसे बन जाता है, वो दिमाग में छपने लग जाती है चीजें, छप जाएगी तो अगली बार आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा, याद आ जाएगा कि ये ऐसा है। अगला सवाल, एक गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 1 है, तीसरे पद और पांचवें पद का योग 90 है, तो इस गुणोत्तर श्रेणी का सार अनुपात आर का मान कितना होगा? आर का मान कितना होगा? पहला पद 1 है, पहला पद 1 है, तीसरा पद और पांचवें पद का योग, तीसरा पद T3, पांचवा पद T5, इन दोनों का जोड़ 90 है। प्रथम पद a बराबर 1, T3 और T5 का जोड़ 90 बताया हुआ है। T3 होता है तीसरा पद AR स्क्वायर, पांचवा पद हो जाएगा AR की पावर 4, आप बताया 90। A का मान 1 रख दो, A का मान 1 रख दो। अब यहाँ पे आप बाय ऑप्शन ट्राई कर सकते हो, आगे सॉल्व करने से पहले बाय ऑप्शन चल ले, कौन सा ऑप्शन है जो हमें ये साथ दे सकता है। देखो यहां से सीधा ही सॉल्व करने की वजह, क्योंकि सॉल्व में हो सकता है टाइम लगे, हम बाय ऑप्शन चले तो सीधा आ जाएगा। बराबर 3 है ना, क्योंकि सॉल्व करेंगे टाइम लगेगा, हम चाहे कितना भी करें सॉल्व करने में तो टाइम लगेगा। देखो ये हो गया 90, इधर लाओगे, गुणनखंड भी सोचने पड़ेंगे भाई 90 कैसे बनेगा, बोला 10 और 9 करके, लिखने में भी टाइम लग रहा है।
आर बराबर 3, ठीक है ना। अगला सवाल, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य तो 8 है, उनका समांतर माध्य, मूलों का समांतर माध्य 8 है, गुणोत्तर माध्य 5 है, यानी जो एम है अर्थमेटिक मीन वो 8 है, जियोमेट्रिकल मीनिंग 5 है। मूल अगर अल्फा और बीटा है, के मूल अगर अल्फा और बीटा है तो समांतर माध्य होता है अल्फा प्लस बीटा बटा 2, जो कि हो गया 8, अल्फा प्लस बीटा बटा 2 बराबर 8 हो गया। गुणोत्तर माध्य होता है अंडर रूट अल्फा बीटा, जो कि हो गया बराबर 5, अल्फा प्लस बीटा दोनों तरफ वर्क करने पर 25, समीकरण सही है। इस समीकरण के मूल समांतर श्रेणी में है तो सार्व अंतर क्या होगा, डी का मान कितना होगा। तो माना मूल समांतर श्रेणी में है तो एक मान लेते हैं a माइनस डी, दूसरा मान लेते हैं a, तीसरा मान लेते हैं a प्लस डी। ये मानना थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्योंकि सॉल्व करने में आसानी होगी। a माइनस डी, a प्लस डी, इनका फायदा ये होता है कि इनको जोड़ने पर d कट जाता है। याद है ना जो शुरुआत में बता रहे, 3 मूल मानने हो ना तो ये वाले मानते तो उनका फायदा बस यही होता है कि जब आप जोड़ते हो ना तो इनका जोड़ आरामदायक होता है, d से d कट जाता है, a का मान आ जाता है। अब हम जानते हैं कि किसी भी त्रिघात समीकरण में अगर कोई त्रिघात समीकरण हमारे पास है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0, तो अगर इसके 3 मूल है अल्फा बीटा गामा, तो मूलों का योग, तीनों का योग बराबर होता है माइनस का b बटा a, 2 का गुणनफल बराबर होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर होता है c बटा a, और 3 का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस का d बटा a। तो हमारे a का मान कितना है, b का मान कितना है, c का मान कितना है, सवाल से निकालें। तो सवाल हमें a का मान दे रहा है 1, a का मान 1, b का मान माइनस का 12, c का मान 39, d का मान माइनस 28। तो पहले तो तीनों का जोड़ करते हैं, तीनों का जोड़ माइनस का b बटा a के बराबर, तीनों का जोड़ a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी, तीनों का जोड़ बराबर माइनस का b बटा a, d से g कट गया, 3a आ गया, 3a बराबर माइनस का b बटा a, b का मान कितना है माइनस का 12, a का मान कितना है, a का मान 1, 12, a का मान आ गया 4। चलो a तो आया। अब चलते हैं 2 की गुणा कर लो या 3 की कर लो,
तीन तीन की कर ले, तीन तीन वाली शर्त लगा दें। तीनों का गुणनफल होता है माइनस का डी बटा ए, तीनों का गुणनफल तो ए माइनस डी, ए प्लस डी, तीनों का गुणनफल होता है माइनस का डी बटा ए। डी का मान कितना है? डी का मान है माइनस का 28, माइनस माइनस प्लस का 28 बटा ए का मान, ए का मान 1, 28 हो गया ए, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 28। ए का मान कितना? 4, ये 7, 16 माइनस 7 बराबर डी स्क्वायर बराबर 9, डी बराबर 3। अब डी का मान 3 है, डी पूछे प्लस माइनस 3, ये आंसर हो गया। तो इन सवालों में जो मेन चीज है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं है ये। इन सवालों में दिक्कत ये होती है, कैलकुलेटिव होते हैं। मैंने शुरू में भी कहा था कि इन सवालों में आप ये नहीं कहेंगे बहुत टफ सवाल है, बहुत मुश्किल पूछ रहा है, पता नहीं क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या वो सब कुछ आपको क्लियर है। मेन प्रॉब्लम जो इन सवालों के साथ आएगी वो आएगी कैलकुलेशन। हर सवाल आपसे मिनिमम कैलकुलेशन तो डिमांड करेगा ही करेगा। और जब ऐसी होती है तो उन लोगों के लिए ज्यादा खतरा है जिनमें माइनस प्लस की गलतियां ज्यादा होती है, जिन लोगों से सिली मिस्टेक ज्यादा होती है, तो वो परेशान और ज्यादा कर देंगे कि एक भी माइनस प्लस की गलती हुई सारा खेल बिगड़ जाएगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है जब भी आप एपी जीपी एचपी के सवाल में हाथ डालो, पहले ये चेक कर लेना, कोई भी सवाल आपको मिनिमम कैलकुलेशन तो मांगेगा ही मांगेगा। हाँ, तो ये कर सकते हो आप लोग, इन सवालों को आप थोड़ा सा बैक रख सकते हो, पीछे रख सकते हो पेपर में, इन सवालों को थोड़ा पीछे रख सकते हो। दो गैर शून्य मतलब नॉन जीरो संख्याओं का योग 6 है, उनके व्युत्क्रमों का योग न्यूनतम मान क्या होगा? उनके व्युत्क्रमों का न्यूनतम मान कितना होगा? ओहो, अगर मान लीजिए x और y दो नंबर है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन कह रहा है कि x और y का जोड़ 6 है, तो 1/x और 1/y का न्यूनतम मान कितना होगा? एक बटा एक्स 1/y का न्यूनतम मान कितना होगा? मिनिमम वैल्यू ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। इसे करने के लिए आप दो तरीके अपना सकते हैं। एक तरीका है अवकलन का अनुप्रयोग, अवकलन का अनुप्रयोग, इसे f मान लिया, x y का मान रख दिया, ठीक है, और अवकलन की सहायता से df बटा dx मैक्सिमा और मिनिमा वाला तरीका लगा दिया। df बटा dx को 0 कर दिया, वज्र गुणा करने पर दोनों तरफ स्क्वायर कट कर दिया, प्लस माइनस 6 माइनस एक्स, दो उत्तर आ गए। प्लस का लेने पर 2x बराबर 6, x बराबर 3, माइनस का लेने पर x का मान ही नहीं आया, 0 बराबर -6 आया, जो कि संभव नहीं है। x का मान 3 आया,
x का मान 3 आने पर y का मान भी 3 आया, क्योंकि y बराबर 6 माइनस एक्स था, तो y बराबर भी 3 आया। तो न्यूनतम मान कितना आया? 1/x प्लस 1/y, जो कि 1/3 प्लस 1/3 यानी 2/3। न्यूनतम मान आया 2/3। ये था मैक्सिमा और मिनिमा की सहायता से। मैक्सिमा और मिनिमा का जो कंसेप्ट है उसका यूज किया है। अब बात आती है कि कुछ और भी कर सकते थे क्या? जी हाँ, और भी कर तो सकते थे, मेथड नंबर 2। लेकिन ये वाला मेथड दिमाग में आएगा नहीं आएगा पता नहीं। दूसरा ये हो सकता है कि हम जानते हैं कि एम निकालता हूं अगर मैं इसका एम जो आएगा वो आएगा दोनों नंबरों का जोड़ बटा 2। तो x प्लस वाई 6 है तो 6/2 3। एम आया 3। जीएम बराबर होता है अंडर रूट एक्स वाई। और हम जानते हैं कि एम बड़ा या बराबर होता है जीएम से। तो एम हमारा 3 है, अंडर रूट एक्स वाई 3 से छोटा है, दोनों तरफ वर्क करने पर एक्स वाई छोटा है 9 से। एक्स वाई 9 से छोटा या बराबर है, ये आ गया। अब हम एक काम करते हैं, दोनों में भाग दे देते हैं। दोनों में भाग देने पर x प्लस वाई का भाग दोनों तरफ देने पर एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई 9/x प्लस वाई। इसे नीचे लाके अलग अलग कर दो, अलग अलग करने पर ही हो गया 1/x 1/y। इसकी जगह 6 लिख दो, ये 9/6 हो गया। दोनों साइड से पलटने पर 1/x प्लस 1/y बड़ा हो गया 6/9 से यानी 2/3 से। तो 1/x 1/y का न्यूनतम मान हुआ 2/3। ये आपका आंसर हो गया। ये वाला एम जी एम जो असमीका है उसकी सहायता से हो गया, और ये मैक्सिमम मिनिमम हो गया। लेकिन क्या एम जी एम वाला याद आएगा? टाइम पर आता भी नहीं है और बैठता भी नहीं है। इससे अच्छा है कि अपना इसी पे आ जाओ, अपना जो परंपरागत तरीका है वही ज्यादा ठीक रहता है। नहीं, मानकर नहीं कर सकते, मानकर ऐसे नहीं कर सकते कि आपको क्या पता चलेगा कि भाई एक्स प्लस वाई बराबर 6, तो एक्स प्लस वाई बराबर 6 तो कई तरीकों से आ सकता है। एक्स प्लस वाई बराबर 6 कई तरीकों से आ सकता है। तो क्या सोचोगे आप, है ना? जो थोड़े पूर्णांक के होंगे, अपूर्णांक भी तो हो सकते हैं। अगर आप सोचोगे 1 और 5 हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा, 3 और 3 हो जाएगा, क्यों? और भी तो हो सकते हैं, बट्टे वाले नंबर भी तो हो सकते हैं। तो इसलिए आप एक्स वाई मान के नहीं कर सकते, क्योंकि क्या पता किसी बट्टे वाले पे ज्यादा उत्तर आ जाए। तो पूर्णांक कहाँ का है? कहीं लिखा हुआ है क्या पूर्णांक? ये देखो, कहीं ये थोड़ी कहा गया कि एक्स और वाई पूर्णांक है। गौर करो, क्या क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है कि एक्स और वाई पूर्णांक है? नहीं। पूर्णांक भी तो हो सकता है, जरूर थोड़ी अभी वो कह रहा है 1 5 रख दो, 2 4 रख दो, 3 3 रख दो, फिर जिसपे सबसे बड़ा उत्तर आए, सबसे छोटा उत्तर आ जाए वो सही हो गया। तो ये किसने कहा कि एक्स और वाई पूर्णांक है? ये भी तो हो सकता है 2.1 और 3.9। 2.1 और 3.9 वो तो ट्राई किया ही नहीं। 2.2 और 3.8 वो ट्राई नहीं किया। तो फिर कोई छूट गया तो? किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1 है, अंतिम पद 11 है, पदों का योग 48 है, तो बताओ पदों की संख्या कितनी है? समांतर श्रेणी का ही है। समांतर श्रेणी का सवाल है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1 है, प्रथम पद a बराबर 1 है, ठीक है।
और अंतिम पद 11 है, अंतिम पद L 11 है। पदों का योग SN वो 48 है। पदों की संख्या n बतानी है। अंतिम व पद जब हमें दिया गया हो तो हमें एक योग का फॉर्मूला होता है हमारे पास एक योग का फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 A + L। SN का मान 48, A का मान 1, L का मान 11। n बराबर 8। ठीक है, त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है। सबसे बड़ा कोण 75 का है, तो बताओ सबसे छोटा कोण कितना होगा। सबसे बड़ा कोण 75 का है, तो सबसे छोटा कोण कितने का होगा। तो हमें क्या करना है, 3 कोण मानने और समांतर श्रेणी में मानने। 3 कोण मानने हैं, तीनों समांतर श्रेणी में मानने हैं। तो एक हो गया आपका A, एक हो गया आपका A + D और एक हो गया A + 2D। अब इसमें से तीनों में से किसी को बड़ा मान लो, वो 75 के बराबर बताया गया है। तीनों का जोड़ 180 होगा। त्रिभुज के कोण है तो तीनों का जोड़ 180, तो A + D + A + 2D बराबर 180। ये हो गया 3A + 3D बराबर 180। 3 का भाग देते ही A + D बराबर 60। अब हमें सबसे बड़ा, इसको ही मान लेते हैं सबसे बड़ा। ये 75 का हो गया। A + 2D बराबर 75। दोनों समीकरण को यहां रख लो। दोनों को घटा दो। D बराबर 15। D का मान किसी में भी एक में रख के A निकाल लो। पूछा है क्या। A बराबर हो जाएगा हमारा 60 - 15। A हो गया 45। सबसे छोटा कोण A ही है, क्योंकि अगर वो सबसे बड़ा है तो फिर सबसे छोटा ये होगा जो कि 45 है। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, थोड़ा सा सावधान रहिए। ज्यादा क्या सवाल जब करो ना, तो ज्यादा तरीके मत सोचिए, ज्यादा तरीकों में मत फंस जाइए। पता है फिर आपका दिमाग क्लटर हो जाएगा, फंस जाएगा आपका दिमाग। पेपर में आप उलझ जाएंगे, आप बहुत उलझ जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। ये लगाऊं, ये लगाऊं, ये लगाऊं, ऐसे करूं। इतना कंफ्यूजन आपका टाइम बर्बाद करेगा, है ना। ज्यादा तरीके होना भी कंफ्यूजन पैदा करता है, ज्यादा तरीके भी कंफ्यूजन पैदा करता है। तो ज्यादा तरीके भी मत ऐड करिए, समझ में बातों को। कई बार क्या होता है, ऐसे कर लूं, बाय ऑप्शन कर लूं, ये मान के कर लूं, ये कर लूं। इससे आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा लगाऊं, कौन से तरीके से शुरू करना चाहिए। तो ये भी टाइम बर्बाद करता है। तो ज्यादा तरीके भी पढ़ना उतना ही खतरनाक है जितना कम तरीके पढ़ना। ज्यादा तरीके आपको उलझा देगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा। ऑप्शन से शुरू करूं, शॉर्ट ट्रिक तो नहीं है इसकी कोई, मेन तरीके से चालू करूं, कहीं इसमें तो नहीं फंस जाऊंगा।
कहीं इसमें उलझ तो नहीं जाऊंगा, ऐसे करके आप समय बर्बाद करोगे। तो ये भी ध्यान रखिए, ज्यादा उठा पटक करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सवाल पे जो लगे, अब ये सवाल था कोई बहुत लंबा चौड़ा होने वाला था नहीं, कैलकुलेशन पावर बढ़ाइए अपनी, उसको स्पीड अप करिए ज्यादा सोचने के बजाय, वरना आप सोचते रह जाएंगे शॉर्ट ट्रिक कौन सी लग सकती है, कहां से शुरू करूं, किससे शुरू करूं, ये ज्यादा मत सोचिए, है ना। पता चले शॉर्ट ट्रिक से सोचने सोचने में मैन ट्रिक के बराबर टाइम खराब कर दिया। इसके प्रसार में दूसरा, तीसरा और चौथे पद समांतर श्रेणी में है, तो बताइए n का मान कितना होगा। इसमें r प्लस 1वें पद का गुणांक कितना होता है, द्विपद प्रमेय में r प्लस 1वें पद का गुणांक होता है कोफिशिएंट ऑफ r प्लस 1वां टर्म, बराबर होता है NCR। r प्लस 1वें पद का गुणांक होता है NCR। इसलिए अगर आपको दूसरे पद का चाहिए, दूसरे पद का गुणांक क्या हो जाएगा, देखो यहां r प्लस 1 आता है, तब वहां पर एक कम आता है NC1, दूसरे पद का गुणांक NC1, तीसरे पद का गुणांक NC2, चौथे पद का गुणांक NC3, NC1, NC2, NC3, है ना, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्योंकि फॉर्मूला जो है वो ये r प्लस 1वें पद का गुणांक NCR होता है, r प्लस 1वें पद का यानी 5वें का गुणांक NC4 होता है, चौथे का NC3 होता है, यानी जो भी आप पद लोगे गुणांक एक पीछे चलता है। तो दूसरे का NC1 हुआ, तीसरे का NC2 हुआ, चौथे का NC3 हुआ। अब ये कह रहा है कि ये लोग गुणोत्तर श्रेणी में, अगर ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो पहले तो इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, जो कि ये हो रहे हैं। NC1 ये हो गया n/1 बराबर है NC2 n(n-1), नीचे 1 गुणा 2 जो कि हो गया आपका n(n-1/2), NC3 हो जाएगा n(n-1), n-2 बटा 1 गुणा 2 गुणा 3, n(n-1), n-2 बटा 3 बटा 6। अब बीच वाले पद समांतर श्रेणी में है, तो NC2 का दुगना बराबर होगा पहला प्लस तीसरा, n(n-1) बटा 2, n प्लस n(n-1), n-2 बटा 6। दो से दो कट गया, पूरे सवाल में n का भाग दे दो, n-1 बराबर n कट गया, 1 आ गया, पूरे सवाल में n का भाग देने पर ये हो गया n-1, ये हो गया 1, ये हो गया n-1, n-2 बटा 6। अब या तो बाय ऑप्शन पता कर लो या थोड़ा सॉल्व कर लो। ये हो गया n-2, इधर आ गया 1, n-2, n-2 से n-2 कट गया, इधर 6 आ गया, n बराबर 7 हो गया। n का मान 7। ठीक है, तो ये बात पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये सवाल सिर्फ एपीजीपी का नहीं है बल्कि द्विपद प्रमेय का भी है, और द्विपद प्रमेय और एपीजीपी दोनों को मिक्स कर दिया, एपीजीपी का भी बन गया, द्विपद का भी बन गया। अब आपको इसे दोनों में काउंट कर सकते हो, क्योंकि है तो दोनों का ही। भाई ये गुणांक किससे पता चला, बाइनोमियल से, द्विपद प्रमेय से। द्विपद प्रमेय नहीं आती हो तो ये गुणांक ही नहीं पता लगेंगे, और गुणांक ही नहीं पता चलेंगे तो एपीजीपी का करेंगे क्या। तो पहले ये पता हो कि r प्लस 1वें पद का गुणांक NCR होता है, तो दूसरे पद का NC1 हो जाएगा, तीसरे पद का NC2 हो जाएगा, चौथे पद का NC3 हो जाएगा। फिर ये ऐसे खुलते हैं, उसके बाद में मान रख के वज्र गुणा करके सॉल्व करना है। अगला सवाल,
समांतर श्रेणी, दो समांतर श्रेणी है, उनके n पदों का जोड़ का अनुपात इतना इतना है, तो बताइए उनके 12वें पदों का अनुपात कितना होगा। दो अलग अलग समांतर श्रेणियां हैं, उनके योग का अनुपात, उनके n पदों के योग का अनुपात ये है, तो बताइए 12वें पदों का अनुपात क्या होगा। ये सवाल बहुत अच्छा है, ये सवाल आपको एनसीईआरटी में मिलता है, 11वीं क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें ये सवाल मिलता है। काफी क्रिएटिव टाइप का सवाल है ये। आपको दो समांतर श्रेणियां दी हुई है, उनके nवें पदों का योगफल दिया हुआ है और 12वें पदों का अनुपात पूछा गया है। एनसीईआरटी पढ़ी है आप लोगों ने? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। मुझे सवाल, ये सवाल एनसीईआरटी का सबसे, उस प्रश्नावली का सबसे अच्छे सवालों में से एक लगता था कि भी कितना अच्छे से इसमें सॉल्व नहीं करना पड़ता है, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, इसमें सॉल्व नहीं करना पड़ता है, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है। कैसे? देखो, दो समांतर श्रेणी दी है, पहली समांतर श्रेणी और दूसरी समांतर श्रेणी। पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद a1 मान लिया और सार्वंतर d1 मान लिया। फिर दूसरी समांतर श्रेणी है, उसके लिए कुछ और नाम रख लो, a2 और d2। दूसरी समांतर श्रेणी है, उसका प्रथम पद a2 सार अनुपात d2। अब दोनों के जो जोड़ों का अनुपात है, उनका जो है वो है n/2 2a1 प्लस n-1 d1। ये पहली समांतर श्रेणी बट्टा दूसरी समांतर श्रेणी का जोड़। सवाल ने दिया है कि ये बराबर है 3n + 8 7n + 15। n/2 से n/2 कट गया, ये आया 2a a1 n-1 d1। अब यहां जाके थोड़ा सा ये सवाल क्रिएटिव बनता है कि ये आपके पास आ गया, वज्रगुणा मत करो, कुछ भी मत करो, बस लंबी सांस लो और देखो हमसे पूछा क्या गया है, उस पे आओ जो हमसे पूछा गया है। हमसे पूछा गया 12वें पदों का अनुपात, हमसे 12वें पदों का अनुपात पूछा गया। तो पहली का 12वां पद हो जाएगा a1 + 11d1 a2 + 11d2। हमसे ये पूछा गया और अब दिमाग लगा के बताओ कि ये चीज इससे कैसे बन सकती है, इससे ये चीज कैसे बन सकती है। n क्या रखूं कि ये आ जाए, सोच के बताइएगा, क्या रखूं कि ये आ जाए। n का मान क्या रखूं कि ये आ जाए। ना, जल्दबाजी मत करो, ध्यान से देखो कि हमें क्या रखना चाहिए। बिल्कुल हमें 23 रखना चाहिए, 23। n की जगह 23 रखो। 23 क्यों? 23 क्यों? 11 12 क्यों नहीं? 12 रखने पर 11 आएगा, लेकिन आगे दो भी तो है, मुझे दो कॉमन भी तो लेना है, क्योंकि फॉर जो मुझे चाहिए उसके हिसाब से a1 के आगे a2 के आगे 1 चाहिए, इनके आगे 1 बनाना है। तो जब यहाँ 22 आएगा तब दो कॉमन आकर मेरा 11 बनेगा, तो मुझे यहाँ 22 चाहिए। 22 के लिए मुझे n का मान 23 चाहिए, तो n का मान रखना होगा 23। 23 रखने के बाद ये हो जाएगा मेरा 2a1 प्लस 23 - 1 22, 22d1 और ये 23 रखने पर हो जाएगा 6 9 + 8 और 7 या 21। ग्यारह पे काटने पर 7/16।
2 कॉमन लिया, काट दिया। इस सवाल की ये क्रिएटिविटी है। होता क्या है, नॉर्मली जब बच्चा सवाल करता है तो यहाँ आके वो गुणा वज्र गुणा करने लग जाता है, यहाँ आके वो वज्र गुणा करने लग जाता है, मतलब रायता फैलाने लग जाता है। तो यहाँ रायता फैलाओगे कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपने इसको खोला, खोलने से आपने वज्र गुणा किया तो वज्र गुणा करके ही फैल जाएगा, कोई काम का नहीं बचेगा, रायता फैल गया, पूरा बिखर गया। और यहाँ पे दिमाग लगाना होता है कि मुझे ये आया है, मुझे ये बनाना है, तो मैं क्या मान रखूं कि ये बन जाए। और इसमें ये दिमाग लगाना पड़ता है कि अच्छा 11 नहीं बनाना है, एक्चुअली मुझे 22 बनाना है। 22 बनाऊंगा तो 2 कॉमन निकलेगा, 11 तब बचेगा। बनाना मुझे 22 है, और 22 तब बनेगा जब मैं 23 रखूंगा, 22 तब बनेगा जब मैं 23 रखूंगा। ये चीज ध्यान रखने की, ठीक है ना। ये सवाल आपको एनसीईआरटी में मिलता है। एनसीईआरटी में कई सवाल तो बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत शानदार सवाल होते हैं, है ना। ये आपको एनसीईआरटी किताब खोलोगे तो 9.2 है शायद, 9.2 में ही आपको ये सवाल मिल जाएगा। 9.2 क्लास 11। नहीं, पहली बार में नहीं सोचा जा सकता, इन सवालों से होके गुजरना पड़ता है एक बार। अब आप ये उम्मीद नहीं कर सकते पहली बार में आपको ये आइडिया आ जाएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, पहली बार में नहीं आना। इनसे एक बार अब गुजर गए, अब अगली बार आएगा तो आप ये सोच पाएंगे, क्योंकि नई सोच को भी तो पहले सोचना पड़ता है ना, नई सोच को भी तो पहले सोचना पड़ता है, तब वो नहीं पकड़ पाते हो, वरना वो कैसे आ जाएगी, कैसे पता चलेगा कि ये करना है। वरना अभी आप यहाँ पे आओगे, जब किसी ने ये सवाल पहले कभी नहीं किया, वो क्या करेगा, वो वज्र गुणा करेगा, आम बात है, वज्र गुणा करेगा, फिर फैल जाएगा, फिर उसे लगेगा गलत कर लगे, कुछ तो गड़बड़ की है, फिर वापस आएगा, रिवर्स करेगा, फिर वो सोचेगा। तो ये चीजें पहले बार में नहीं होती, सीखने के बाद होती है, ठीक है ना। तो हतोत्साहित ना होइएगा ये देख के कि ये कैसे हो गया, मुझसे कैसे नहीं हुआ। अब आपने देखा है, अब आपसे होगा, आज के बाद आपसे होगा, वो होना है ना। तो कोई चीज देखनी पड़ेगी आपको, हर चीज आप पहले से ऐसे सोचो कि मुझे खुद से आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, ये सवाल भी अभी आपसे हो रहा है ना, जैसे ये, तो ये आपने पहले कभी देखा हुआ है, इसका हम शक्ल, इसके आसपास का सवाल पहले देखा हुआ, तब आप कर पा रहे हैं। एक भी सवाल आप ऐसा नहीं कर पाते जो आपने पहले कभी देखा हुआ ही नहीं है ना। उसके आसपास का, उसका मिलता जुलता, उसका हम शक्ल, उसका जोड़ीदार सवाल आपने कभी देखा है तो ही आप कर पाते। नया सवाल तो सीखना ही पड़ेगा। 9 की पावर 1/3, 9 की पावर 1/9, 9 की पावर 1/27 डैश 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 अनंत। ये गुणा में पावर जुड़ जाएगी, ठीक है। ए का मान आर का मान अनंत पदों का योग गुणोत्तर श्रेणी है, 9 की पावर a/1 - r। ठीक, ये आंसर आएगा। अभी जैसे ये सवाल है, ये सवाल आपसे क्यों हुआ, क्योंकि या तो आपने पहले कभी खुद से इस सवाल को देखा हुआ है, या फिर लास्ट टाइम अभी मैंने जब करवाया था तब ये सवाल दिखाया था। अब वो ये 32 है, दिमाग को इतना याद थोड़ी होता है कि 32 था, 35 था, 36 था। दिमाग को तरीका याद होता है कि ऐसा सवाल, आपको कोई 32 आपको याद नहीं है, अब आप सोचो मुझे 32 35 किसी को याद नहीं होते। वो एक ऐसा इस टाइप का सवाल आता है तो इसमें पावर जुड़ जाती है, फिर जीपी बन जाती है, फिर अनंत योग हो जाता है। ये दिमाग में ऐसे पिक्चर सेट होती है, ना कि 32 रे 1/6। 32 रे 1/6 ये तो कभी याद रहते ही नहीं है, बस इस टाइप का याद रह जाता है कि इस टाइप का सवाल होता है, पावर होती है, पावर जुड़ जाती है,
फिर जीपी बन जाती है, फिर अनंत श्रेणी बन जाती है, फिर मान रख देते हैं, फिर उत्तर आ जाता है। अब ये 32 की जगह आज 9 आ गया, आज 32 की जगह 9 आ गया। ये 3 पद समांतर श्रेणी में है, तो बताइए कौन सी बात सत्य है, एक्स का मान कौन सा है। तो ये समांतर श्रेणी में है, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये आपका तीसरा पद, तो बीच वाले पद का दुगना। पीछे ले गए, ये दोनों प्लस में गुणा में आ जाएंगे। log 10 से log 10 दोनों साइड से कैंसिल आउट कर दे। एक बार 2 की पावर x को थोड़ी देर के लिए y नाम दे देते हैं ताकि लिखने में आसानी हो और सॉल्व करने में भी आसानी हो। ब्रैकेट्स खोला, वाई स्क्वायर 2y पदों को एक तरफ ले आए, गुणनखंड हो गए 5 और 1। y का मान 5 आ गया और -1 आ गया। अब वापस y किसको माना था, 2 की पावर x को, 2 की पावर x बराबर 5 और 2 की पावर x बराबर -1। दो एक चरघातांकी फलन है, चरघातांकी फलन का मान कभी भी माइनस का नहीं आ सकता, इसका मान हमेशा 0 से बड़ा आता है। चरघातांकी फलन का मान कभी भी माइनस का नहीं आ सकता, तो ये कैंसिल हो गया, ये बच गया। अब दोनों तरफ लोग लेने पर वो भी आधार 2 वाला ले लो। आधार 2 वाला क्यों चूज कर रहे हैं, ताकि 2 का मान 1 हो जाए। लोग कोई भी आधार का ले सकते हैं, तो हमने 2 के आधार को चूज किया ताकि ये 1 बन जाए। x बराबर आ गया log 2, आधार में 2 और 5, ये x का आंसर है। x बराबर log बेस 2 5। ठीक है, ये रहा। तो सारे सवालों में दिख रहा है आपको कैलकुलेटिव तो है ना। कोई भी सवाल आप देखोगे कैलकुलेटिव तो है, जगह खाता है, समय खाता है, गुणा भाग लेता है, माइनस प्लस की गलती की जगह बनती है। तो इस टॉपिक के साथ ऐसा तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो चीज मैं हमेशा अभी कह रहा हूं कि अच्छी चीज इसमें ये है कि ठीक है, सवाल कोई बहुत अटपटा सवाल नहीं है, ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आपको एकदम परेशान कर दे। मतलब स्कोर किया जा सकता है ना, स्कोर किया जा सकता है। टॉपिक स्कोरिंग है, टाइम लेता है, कैलकुलेटिव है, मिस्टेक होने की जगह इसलिए मिस्टेक हो सकती है, लेकिन सुखद बात बस इतनी सी है कि परेशान करने। अब देखो 4 पद गायब है बीच में से, अब बताओ कि बीच वाले 4 पद, अब सवाल में थोड़ा सा फंसा दिया बंदे ने। फंसा इसलिए दिया कि ये नहीं बताया कि एपी क्या है जीपी क्या है। अब 4 पद गायब है,
अब 4 पद जीपी के भी गायब हो सकते हैं, एपी के भी गायब हो सकते हैं, तो यहाँ पे हमें दोनों चीजें ट्राई कर करके देखनी पड़ेगी कि एपी का है या जीपी का है। लेकिन जीपी तो शायद लगा नहीं, क्योंकि इनमें अंतर देखें तो अंतर सब में बराबर चल रहा है, शायद चल रहा है, देखो 3.4। पहले एक बार लगा के देख लो, एक बार एपी लगा के देख लो, है ना। बीच में 4 पद गायब है, 4 पद गायब है तो n का मान 4 हो गया, a का मान 34 हो गया। a का मान दो माइनस 8। अब पहला पद है 34, 34 में 2 माइनस 8 जोड़ते 36.8, 36.8 में हो गया 39.6, 39.6 हो गया 42.4, 45.2। ठीक है, एपी है, ये आपके 4 आ गए, 36.8, 39.6, 42.4 और 45.2। अब ये सवाल कैलकुलेटिव है ना, कैलकुलेशन से भरा हुआ है। अब इसमें एक चीज और थी, एक प्रॉब्लम और थी, ये तो ठीक है हो गया, वरना क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया कि एपी है कि जीपी है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया। ये हमने एपी से ट्राई किया, एपी का बैठ गया, हो सकता था ये जीपी होता, हो सकता था जीपी होता, फिर हमें जीपी से ट्राई करना पड़ता। तो ये अंधेरे में तीर चलाया है ना, ये श्रेय किसी को भी नहीं जाता। बस ठीक है, भाग्य का साथ मिल गया, हमने एपी से ट्राई किया, एपी बैठ गया, हो गया, वरना हो सकता था जीपी का भी हो सकता था, क्या पता लगे। समझे बातों को। तो ये तकदीर का हमने फायदा लिया, ना कि हमें पहले से पता था, कुछ नहीं पता था। एपी और जीपी में से 2 होने वाला था, हमने एपी ट्राई किया, उससे बैठ गया। ये बड़े परेशान करने वाले सवाल आते हैं। ए प्लस बी बटा सी, बी प्लस सी बटा ए, सी प्लस ए बटा बी का सबसे छोटा मान कितना होगा। इसमें देखो ये थोड़े से अटपटे सवाल है। अगर मैं इन्हें तीनों का जोड़ पूछा, अगर मैं इन्हें अलग अलग करता हूं, तो एक चीज गौर करो कि ये हुआ मेरा ए बटा सी प्लस ए बटा सी बी बटा सी प्लस बी बटा ए सी बटा ए सी बटा बी और ए बटा बी। ये मैंने अलग अलग कर दिया। अब इसमें एक चीज देखने वाली है, अगर ए बटा बी को एक्स कहा जाए तो बी बटा ए इसका उल्टा हुआ, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो अगर ए बटा बी का मान, ए बटा बी का मान अगर मैं एक्स रखूं तो बी बटा ए कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो गया, जो कि 1 बटा एक्स हो गया। ऐसे ही हम आगे और जोड़े बना लेते हैं, ए बटा सी और सी बटा ए, सी बटा ए का नाम वाई रख ले, तो ए बटा सी 1 बटा वाई हो गया। ऐसे ही बी बटा सी का नाम जेड रख ले, तो सी बटा बी का मान 1 बटा जेड हो जाएगा। तो आपका सवाल बन गया x प्लस 1 बटा एक्स, वाई प्लस 1 बटा वाई, z प्लस 1 बटा जेड। ठीक है, अगर सब में 2 घटा दिए जाए और 2 जोड़ दिए जाए, 2 घटाया 2 जोड़ा,
2 घटाया 2 जोड़ा। ऐसा क्यों किया? रणनीति के तहत 2 घटाया 2 जोड़ा। ऐसा करने से ये होल स्क्वायर बन गए। ये हो गया आपका अंडर रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। ऐसे ये भी होल स्क्वायर बन गया, अंडर रूट वाई माइनस 1/√y का होल स्क्वायर। ये हो गया z अंडर रूट z माइनस 1/z का होल स्क्वायर। और ये 2 और 2 और 2, ये हो गए 6। अब हम जानते हैं कि स्क्वायरों का न्यूनतम मान, जो स्क्वायर होते हैं उसका न्यूनतम मान 0 हो सकता है, उससे कम नहीं जा सकते। ये इसका न्यूनतम मान 0 हो सकता है, ये भी होल स्क्वायर है, ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है। तो हमें न्यूनतम मान मिलेगा 6। ये 6 से ऊपर ही उत्तर जाएगा, ये उत्तर 6 से ऊपर ही जाएगा, क्योंकि 6 तो हो गया, ये स्क्वायर है, इनका उत्तर 0 से कम हो नहीं सकता। तो अगर ये सब 0 हो जाते हैं तो 0 + 6 6, तो कम से कम 6 तो आएगा ही आएगा। अगर इनका मान थोड़ा भी और ऊपर चला गया तो 6 से ऊपर चला जाएगा। तो न्यूनतम मान हुआ 6। ये आंसर हो गया। तो बड़ा अटपटा सा सवाल है, नहीं पता नहीं चलता ना कि 1 पे होगा या 2 पे होगा। क्या पता लगे शुरुआत में, क्या पता लगे कि 1 1 रख दो या 2 1 रख दो, क्या रखे। ये बस करे हुए होते हैं तो आपको पता होता है कि ऐसे ऐसे होता है, कर लो। अदरवाइज इन सवालों में हाथ डालने का कोई मतलब नहीं। ये असमीकाओं के सवाल है, ये भरे पड़े हैं। अगर आप ओलंपियाड वाली किताबें देखेंगे, ये ओलंपियाड के सवाल होते हैं। किसी ने दिल्ली के टाइम 2021 में पेपर बनाया था, बड़ा क्या नहीं क्या सोच के बनाया था। ये ओलंपियाड के क्वेश्चन होते हैं। ओलंपियाड का नाम सुना होगा आपने, मैथ्स ओलंपियाड, है ना। मैथ्स के जो ओलंपियाड होते हैं ना, उनके क्वेश्चन है ये। ओलंपियाड वालों में असमीकाएं आती है, तो उस असमीकाओं में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि न्यूनतम मान कितना होगा, एम जीएम असमीका, इस टाइप के सवालों में ज्यादा आते हैं। ये असमीकाओं का टॉपिक है, असमीकाओं का। और हमारे असमीकाओं में तो ये फिर भी नहीं मिलते, ये ओलंपियाड वालों का हिस्सा होते हैं। ओलंपियाड वालों में उनमें ऐसे सवाल ही बनते हैं कि भैया असमीका, इसका मान न्यूनतम कितना जा सकता है, इसका मान अधिकतम कितना जा सकता है। तो वहां के सवाल है ये, वहां से किसी ने, दिल्ली वालों ने, किसी ने वहां से उठा के पेपर में डाल दिया। ठीक है, बस चलिए इसी के साथ विराम देते हैं और इसको दोहराइएगा, देखिएगा।